हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप के इंट्रोडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने काफी सारे फंक्शनल ग्रुप हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं। जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं उन्हें हम आज सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आ गया आपका स्ट्रक्चर, देन हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो जो रह गया उसमें एक हमारा बचा है अभी साइनाइड। साइनाइड इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाता है साइनाइड के लिए, नाइट्राइल। ठीक है, अब साइनाइड का ही एक आइसोमर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, R बॉन्ड, यहाँ पर N आ जाता है, देन ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर C आ जाता है आपका। तो R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C होता है आपका आइसोसाइनाइड, और यहाँ R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है आपका साइनाइड। ठीक है, साइनाइड का आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड का आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल। ठीक है, अब ये हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने सीखे थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, और ये बस हमारा एक लास्ट रह गया था साइनाइड, जिसको हमने आज देख लिया। अब इसके बाद जो आपके 2-3 और भी फंक्शनल ग्रुप हैं, वो हैं तो वैसे फंक्शनल ग्रुप, बट उन्हें IUPAC एज अ फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करता। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, फिर भी हम उसे जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो जो वैसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें IUPAC फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करता, उन पे मैं स्टार बना दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें एक तो आपका आ जाता है, सपोज कीजिए ये जैसे अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल इट मींस R बॉन्ड, हैलाइड है मतलब हेलोजन है, तो R बॉन्ड X। ठीक, अब X हेलोजन में क्या क्या होते हैं आपके, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है आपका, आयोडीन हो सकता है, और फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, R बॉन्ड X इट मींस X यहाँ पे क्या है, हेलोजन ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता फंक्शनल ग्रुप ही है, बट IUPAC चूंकि इसको फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करता है, इसलिए इसने इसमें कोई भी सेकेंडरी सफिक्स आपको यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ है। इसका कोई भी सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर नहीं है, ये ब्लैंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है सेकेंडरी सफिक्स। अब हम देख लेते हैं एक और ग्रुप जो आपको पता होगा, नाइट्रो ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, R बॉन्ड NO2। ठीक है, R बॉन्ड NO2 इट मींस नाइट्रो ग्रुप है ये, बट इसमें भी क्या है कि इसका स्ट्रक्चर तो है R बॉन्ड NO2, इसका फंक्शनल ग्रुप भी है नाइट्रो, बट यहाँ पर भी कोई सेकेंडरी सफिक्स IUPAC ने नहीं दिया है, क्योंकि ये इसको काउंट ही नहीं करता एज अ फंक्शनल ग्रुप। और कौन कौन से हो जाते हैं आपके, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे आपका होता है एल्कीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल बॉन्ड, बट इसके लिए भी कोई सेकेंडरी सफिक्स मेंशन नहीं किया गया है। और कौन सा रह गया हमारा, अल्काइन। अब इसका क्या होता है स्ट्रक्चर हमारा, ट्रिपल बॉन्ड, बट इसके लिए भी कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं दिया गया है IUPAC के अंदर। ठीक है, कोई सा भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो टोटल हमारे इतने ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहाँ तक जो मैंने बताया ये सारे तो IUPAC काउंट करता है, और इतने जो आपका अल्काइल हैलाइड से ये मैंने अल्काइन तक बताया, इसे IUPAC एज अ फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करता है, फिर भी इसे हमें जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि इसका ये नाम होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो जब हम पढ़ेंगे तो जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप सीखे हैं, साइनाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, जितने भी हमने सीखे हैं, सब पे एक एक चैप्टर्स हैं, है ना। तो काफी वीडियोस लेंदी हो जाएगा अब आपका आगे, क्योंकि हर एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर चैप्टर्स हैं, तो वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। बट उसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिसमें आपको हो सकता है डाउट आए, क्योंकि जब भी मैं उसमें IUPAC नेमिंग आपको सिखाऊंगी तो आपको कई जगह ऐसे देखने को मिलेगा कि कहीं आइसोब्यूटाइल है, कहीं एन ब्यूटाइल है, कहीं आइसोप्रोपाइल है, कहीं एन प्रोपाइल है। तो ये आइसो वर्ड, ये एन वर्ड, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये आपको अभी
मैंने बिल्कुल भी सिखाया नहीं है अभी तक, तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं थोड़ा सा इंट्रो आज के वीडियो में आपको दे देती हूँ इसके बारे में, ताकि आपको आगे जो मैं वीडियोस बताऊंगी उसमें डाउट्स ना आए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमने पहले आईयूपीएसी नेमिंग करी थी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमें दिख रहा है कि ये कार्बन की चेन दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और प्लस आपको क्या दिख रहा है कि ये हमारा कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कार्बन की जो हमारी मेन चेन है उससे एक कार्बन जो आपका निकला है बाहर, उससे भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रखा है। इट मींस मेन चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकला है उससे फर्दर एक ब्रांचिंग हो रखी है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से हमने नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। वहीं अगर हमने नंबरिंग राइट हैंड साइड से करी तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे मिल रहा। तो हमें दिख रहा कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने में हमें फायदा हो रहा, क्योंकि यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा। तो नंबरिंग कर लेते हैं हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके नाम को लिखना है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपने पिछले वीडियोस में सीखा है, तो आपको याद होगा जब भी हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, जो भी हमारा मेन चेन से कार्बन अटैच है उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर इसको दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी चेन ढूंढते हैं, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन। तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 या फिर 1 2। तो हमने 1 2 ये चला, इसे हमने माना चेन, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर की चेन को माना हमने, लॉन्गेस्ट चेन को। अब इसके नाम को हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, फोर्थ नंबर पे है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने लिखा 4 देन डैश ब्रैकेट ओपन किया। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, क्योंकि ये कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीटेड है तो हमने यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिया, CH3 है, मिथाइल है ये। तो हमने लिखा 1 मिथाइल। ठीक है, अब इस जो आपकी सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। तो 2 के लिए रूट वर्ड होता है एथ, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सफिक्स क्या ऐड होएगा, वाइल आइल। तो ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल। अब हम आ जाते हैं मेन चेन, जो हमारी पेरेंट चेन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो कितने हैं, 8 हैं। तो रूट वर्ड हो गया हमारा ऑक्ट, और सफिक्स क्या ऐड होएगा, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड होएगा एन, क्योंकि क्या हो गया, ये एल्केन हो गया। तो ये हो गया 4-1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। क्लियर हो रहा है इसका नाम, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस दे सकता है कि आपको कोई एक नाम को बताना है कि कौन सा नाम करेक्ट है, उसमें आपको उसने सपोज कीजिए ये नाम दे दिया, ठीक है, या फिर आपको दे दिया 4, अब वहां पर लिख दिया उसने आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है, अब आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आइसोप्रोपाइल क्या है। या सपोज कीजिए आपको दे दे कि कोई आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल डेकेन है, आइसोपेंटाइल है, कुछ भी है, उसका आपको कोई रिएक्शन कराने को दे दे, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आइसोब्यूटाइल या आइसोपेंटाइल आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, तो आप उसका रिएक्शन कैसे कराओगे, नहीं करा पाओगे। तो ये कहाँ से आता है, अब ये क्या चीज है, देखिए ये तो होता है आपका आईयूपीएसी नेम, ठीक है, ये क्या है आपका आईयूपीएसी नेम है। ये आपका कौन सा नाम होता है, ये आपका होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नेमिंग तो आपने बहुत सीख रखी है, बट कॉमन नेम आपको भी नहीं पता है, तो ये होता है इसका कॉमन नेम। अब ये कैसे आता है ये आप देखिए। अब ये आइसोप्रोपाइल क्यों नाम पड़ा, ये तो सेम है 4- देन आइसोप्रोपाइल क्यों है ये आप समझिए। आईयूपीएसी नेमिंग हम जब करते थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, तो हम क्या करते थे कि हम जो आपका पेरेंट चेन होता था इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट की जो आपकी मेन चेन होती थी
उसके कार्बन एटम्स को काउंट करते थे, ठीक है। तो कितने थे यहाँ, 2 थे, तो हमने लिखा था इथाइल, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल, तो हमने उसको मेंशन किया था, ठीक, क्लियर हो रहा। अब हम जब कॉमन नेम इसके लिए लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट की, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, तब हम क्या करते हैं, हम मेन चेन के कार्बन एटम्स को सिर्फ काउंट नहीं करते, हम जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उन सबकी काउंटिंग हम करते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप होता है, और सफिक्स क्या ऐड होएगा आपका, आईएल, वाईएल ऐड होगा, आइल ऐड होगा, क्योंकि क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तो आइल ऐड होगा, वाईएल, तो ये हो गया प्रोपाइल, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। कॉमन नेम में ये आइसो करके, और जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में उन्हें हम काउंट करेंगे, तो 3 है, तो हो गया प्रोप, और सफिक्स ऐड हुआ आइल, वाईएल, तो हो गया आइसोप्रोपाइल। देन आपके जो पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और जो भी सिंगल बॉन्ड लगा है, जैसे हम पिछले करते आ रहे हैं, सेम वही रूल फॉलो हुआ, हमने काउंटिंग करी, 8 हैं, तो हो गया ऑक्ट, और सफिक्स ऐड हुआ एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, तो इसका नाम हो गया 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। अगर यहाँ पे 4 कार्बन होते, ठीक है, तो हम चारों को काउंट करते, तो क्या हो जाता, वो आइसोब्यूटाइल हो जाता। अब यहाँ पर 3 थे, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल। अब ये आपको जानना इसलिए भी जरूरी है कि एक तो अगर आपको रिएक्शन दे दे ऐसे आइसो के टर्म में, तो आपको पता हो कि स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, प्लस ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको कोई एक करेक्ट चीज को चुनना है कि कौन सा नाम करेक्ट है, तो अगर तो आईयूपीएसी नेमिंग है तो ये करेक्ट है, अगर कॉमन नेम है तो ये करेक्ट है, और कहीं कहीं पे आईयूपीएसी नेमिंग में भी आपको ऐसे दे सकता है, जैसे ये है 4, देन यहाँ पे आपको लिख देगा 1 डैश, फिर ये है मिथाइल इथाइल, तो लिख दिया मिथाइल इथाइल, ठीक है, ऑक्टेन। अब अगर आपको ऐसे दे दिया है तब आप क्या करोगे, आपको समझ नहीं आएगा ना, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है, तो वैसे तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में आओ तो ये देखो ये क्या है, ये क्यों यहाँ पे 1 डैश लगाया होता है। 1 डैश इसलिए लगाया है आईयूपीएसी ने कि उनको लगता है कि अगर हमने ये मेन चेन में ये नंबरिंग कर ली है 1 2 3 4, तो हम जब अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग को हम चेंज करके थोड़ा सा 1 डैश कर दें, 2 डैश कर दें, तो थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इस नंबरिंग से, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। बट कहीं पे अगर ऐसे 1 डैश लिखा है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि ये यहाँ पे 1 डैश क्यों आ गया, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आईयूपीएसी क्या करता है कि नंबरिंग को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ 1 2 3 4 की जगह 1 डैश 2 डैश 3 डैश कहता है कि आप मेंशन कर दीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जहाँ 1 डैश या 2 डैश इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नंबरिंग है, और जो सिंपल 1 2 3 4 हमने लिखा है वो हमारी जो पेरेंट चेन है उसकी नंबरिंग है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है, इसको देख के आगे आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। और आगे जब मैं अभी आपको चैप्टर्स कराऊंगी तो आपको काफी सारे ऐसे आइसो प्रोपाइल एंड प्रोपाइल ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी इन सारे टर्म्स को, कि जितने भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम है और उनके जो कॉमन नेम है उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखा दूंगी। उसके बाद दिन मैं बढ़ूंगी फंक्शनल ग्रुप के एक एक चैप्टर्स पे, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।